नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे रमेश हासदा जी। रमेश हासदा जी एक ऐसी शख्सियत है जो कोल्हान की राजनीति में अपना एक वजूद रखते हैं। ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, लेकिन वजूद रखते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस क्षेत्र में हर जगह पर इनकी लोकप्रियता बरकरार है। इन तमाम चीज़ों पर हम उनसे बातचीत करेंगे, रमेश हासदा जी से, और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव है। सरायकेला के रहने वाले हैं, लेकिन इनको जो है लगता है कि कहीं ना कहीं घाटशिला से पार्टी को टिकट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद, निधन के बाद जो वो सीट खाली हुई है, रामदास सोरेन को भी कभी ना कभी इन्होंने सपोर्ट किया। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जुड़ते हैं सीधे रमेश हासदा जी से। रमेश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रामदास जी के आप काफ़ी करीब थे, गुरु जी के करीब थे। पहले बताएं क्या। मैं रामदास जी के बहुत करीब था। जब मेरा सार्वजनिक जीवन में पदार्पण 1995 के आसपास में हुआ, मैं सामाजिक आंदोलन में कई दिनों तक था। संताली भाषा को शेड्यूल करने में मेरी काफ़ी योगदान थी। झारखंड मुर्मू के साथ हम लोग आंदोलन करते थे। उससे पहले के दिन में यदि मैं बताऊं तो निर्मल दा हमारे घर के पड़ोस में रहते थे और मेरे ही गांव के कृष्णा मरांडी साहब, मेरे ही गांव के बड़े भाई लगते हैं, वो 85 में एमएलए बने थे। तो राजनीतिक लोगों के साथ सानिध्य मेरा शुरुआत दौर से रहा और करते करते हम लोग पहले सामाजिक कामों में हम आए। 1996 में जब पेशा एक्ट पारित हुआ, हमारे क्षेत्र में हरेंद्र नाथ मुर्मू जी घाटशिला के देश परगना, उनके साथ साथ मैं घूमता था, मैं साहित्य लिखता था और जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को शुरू किया। जब सक्रिय राजनीति में एक झंडा के नीचे फिर आया ऑफिशियली रूप से, तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम करके शुरुआत दौर से मैं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में शामिल हुआ। और वहाँ चूँकि रामदास जी, समझना ये जरूरी है कि चंपई सोरेन जी जब राजनीति में आए, कैसे वो जुड़े गुरु जी के साथ, कैसे उस क्षेत्र में गुरु जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ? गुरु जी 1976-75 में जब चिरोडी नरसंहार के बाद पॉपुलर हुए तो झाड़ग्राम में एक बड़ी संथालों की मीटिंग हुई थी पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के नेतृत्व में, और पॉलिटिकल रूप में शिबू सोरेन गुरु जी का पदार्पण हुआ। वहीं पर पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का देन है कि दिसम गुरु का जो पदवी मिला वो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने आदरणीय गुरु जी को दिया था। कि उन्होंने कहा था कि आप दिसम को संभालो, मैं ओल को संभालता हूँ। दिसम माने देश को तुम संभालो, मैं साहित्य और कल्चर और लिटरेचर को संभालता हूँ। ओल बने लिखना होता है, तो मैं इधर संभालता हूँ। हम लोग दोनों बांटते हैं और उन लोगों ने काम को बांटा, दोनों का विशाल पदार्पण वहाँ से हुआ। और उस जमाने में चंपाई जी आसिका के सदस्य हुआ करते थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उसके बाद गुरुजी का गुआ गोली कांड में जाना, शैलेंद्र महतो के जो दौरान उनको ले जाना, फिर आस्ते आस्ते वहाँ पार्टी बढ़ी। कृष्णा मरांडी जी जो लोग सालखन मुर्मू के साथ थे, उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। फिर झारखंड पार्टी से निर्मल दा को जेएमएम में लाया गया। लाने के बाद जब विनोद बिहारी जी बगावत किए, तब निर्मल दा को अध्यक्ष बनाया गया। 85 के चुनाव में निर्मल दा ने इचागढ़ चुनाव लड़ा। कृष्णा मरांडी जी मेरे बड़े भाई जो लगते हैं गांव के, वो सरायकेला लड़े। सूर्य सिंह बेसरा जी घाटशिला लड़े और एकमात्र सीट वहाँ से निकला था कृष्णा मरांडी जी का, जो बड़े भाई गांव के थे। तो हम लोग पॉलिटिक्स में उनके सानिध्य में रहते थे और क्रम चलता गया, हम लोग आगे बढ़ते। अच्छा, आप तो प्रॉपर सरायकेला के रहने वाले हैं? जी, मैं प्रॉपर। आप सरायकेला के रहने वाले हैं, तो सरायकेला से आपने कभी दावेदारी ठोकी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब थे आप? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब था, तब मेरा कर्म क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम जिला हुआ करता था। क्योंकि गांव से माइग्रेट होकर के पिताजी शहर आ गए थे। शहर से फिर हम लोग करंडी में बसने लगे, पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद झारखंड आंदोलन का गढ़ जिसे कहा जाता है, करंडी चौक, उस जगह मेरा राजनीतिक पदार्पण हुआ और मैंने कई आंदोलन वहीं से शुरू किया था। और चूँकि पूर्वी सिंहभूम की राजनीति किया तो मैंने पोटका से मेरी दावेदारी मजबूत होती थी। और उसी क्रम में हम लोगों ने 2005 में रामदास सोरेन जी को जब टिकट नहीं मिला, वहाँ अलायंस हो गया, तब वो निर्दलीय टोकरी छाप में रामदास जी वो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं जिला का प्रवक्ता हुआ करता था। और रामदास जी के बदौलत रामदास जी ने
पूरे राज्य में पहला प्रवक्ता जिला स्तर का मुझे बनाया था। क्या हुआ बने, अगर आप पहली बार टिकट की बात करें तो पहली बार आपने दावेदारी कब की? पहली बार ऑफिशियली 2005 में 2005 में की, टिकट नहीं मिला। 2009 में जब पुटका से अमूल्य जी बहुत कमज़ोर साबित हो रहे थे, तब मैंने कहा कि बाबा ये नहीं जीतेंगे, हमको टिकट दे दीजिए, तो गुरुजी नहीं दिए, वहाँ भी टिकट वहाँ भी नहीं मिला। तब तक 9 में तक गुरुजी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो वहाँ भी टिकट नहीं मिला। और मेरे पीछे जो था बड़ा खम्बा, वो दुर्गा भैया थे, जो मेरे गुरु थे, जो मेरे सीधे गुरु थे। गुरुजी तो हमारे सभी के अभिभावक थे, लेकिन उनके साथ मेरा सानिध्य बहुत ही, हम करीब थे, उनके दिल के करीब थे। उनका जाना मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा। मैंने ये माना जाए कि यदि दुर्गा रहते तो आप टिकट कहीं ना कहीं से लेते? हाँ, दुर्गा भैया रहते तो कहीं ना कहीं, जरूर कहीं ना कहीं आज मेरी ये स्थिति नहीं। इतना भरोसा था? हाँ, इतना भरोसा था। उनकी यादें आप भावुक हो गए? यादें हैं उनके साथ, गुरुजी की यादें हैं, दोनों चले गए। और कभी कभी मैं याद करता हूँ कि शायद मेरे जीवन का मैंने एक जगह तक ला कर के वो हमको छोड़ के अनाथ को उनके चले गए। नहीं तो राजनीति में आज मेरा कद बहुत ऊंचा रहता। खैर, किस्मत में जो लिखा है उसको कौन टाल सकता है। अच्छा, टिकट नहीं मिलता है, आपने पैदल यात्रा भी की। मुझे याद है वो दौर जब 4-4 लोगों को जिम्मेवारी दी गई। उस वक्त मुझे लगता है कि एक आप ही थे जिन्होंने गुरुजी के पैदल यात्रा को जो है, मैंने आपने काफ़ी लंबा चौड़ा पैदल, उसके विषय में कुछ? वो एक बड़ा दिलचस्प मामला है। गुरुजी ने कहा कि जब गुरुजी 2005 में नहीं सके, सत्ता नहीं आई, तो हम लोग ज़मीन, जल जंगल ज़मीन की आवाज़ को बुलंद किए। और उसके लिए हमको 4 लोगों को हम लोग को जिम्मा दिया था। रामदास जी थे, सुखराम जी थे, दीपक गुरुआ जी थे, और मैं चूँकि उस वक्त यंग था, मैंने इस चैलेंज का एक्सेप्ट किया और पूरे राज्य में पदयात्रा किया। आज मेरे जो राज्य भर में जो मेरी छवि है, जो मुझे लोग पहचानते हैं, वो पदयात्रा, वो यात्रा, वो रथ यात्रा, वो संदेश यात्रा, उस यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। तो गुरुजी के करीब आने का हमको लगता है वो एक बहुत बड़ा गुरुजी जब दिल्ली से जामताड़ा जेल लाया गया, उस दरमियान मैं पैदल चल रहा था। वो जेल में थे और मैं पैदल चल रहा था। वो सीन मुझे याद है, बहुत मार्मिक सीन था। गुरुजी जामताड़ा के जेल की सीढ़ियाँ उतर रहे थे और मैं नीचे से उनको निहार रहा था। और जैसे नीचे आए, मेरे सर में हाथ रखे और बोले, बेटा क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि बाबा हम और घूमना चाहते हैं। तो ठीक है, जेल में आओ, मैं बात करता हूँ। फिर हम लोग जेल के अंदर गए। वहीं से शिबू सोरेन संदेश रथ यात्रा की प्लानिंग हुई, और उस प्लानिंग के बाद मैं पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों का भ्रमण किया, उनके संदेश को पहुंचाया, और जेल से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीति को मजबूत किया। 14 का चुनाव भी आप नहीं लड़ पाए? 14 के चुनाव में, उससे पहले मैं जिलाध्यक्ष बन गया था। और जिलाध्यक्ष में कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि मैं जिला का अध्यक्ष बनूं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में उस वक्त बहुत खासियत थी कि वोटिंग करके चुनाव होता था और नेता चुने जाते थे। जिला का अध्यक्ष मैं शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंतिम अध्यक्ष हूँ जो वोटिंग करके मैं अध्यक्ष बना। बनने के बाद कई लोगों को लगा कि ये नहीं होना चाहिए, कई बड़े नेता इन चीज़ों को पसंद नहीं किए, और जिला अध्यक्ष बनना मेरे लिए नुकसानदेह भी हुआ। कई सिरे से कई मैंने संगठन को तो खड़ा किया, लेकिन मैं टारगेट हो गया, और कहीं न कहीं चुनावी राजनीति में नहीं सफल होने का एकमात्र कारण वो भी रहा। टारगेट कौन लोग किया आपको? जो लोग पहले से बैठे हुए थे, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। रामदास सोरेन को आपने चुनाव लड़ने में मदद की। आज की तारीख में आप रामदास सोरेन के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं उसके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ। वही बात हुई। मैं सर्वप्रथम हूँ भाई, मैं उन लोगों से वरिष्ठ हूँ
काफ़ी वरिष्ठ हूँ, बच्चे हैं मेरे, पैर छूता है हमारा। उनके खिलाफ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता के लिए लड़ रहा हूँ और अपनी पार्टी को जिताने के लिए लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उस क्षेत्र में जो चाबी है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जो चीज़ें चाहिए, वो चाबी मेरे पास है। दामपाड़ा और गुड़ाबांधा जो नक्सल क्षेत्र रहा है, बहुत घना, जहाँ पर संथालों की आबादी बहुत आयत में है, उस किला को भेदना सिवाय रमेश हांसदा छोड़ के दूसरा कोई नहीं भेद सकता है। घाटशिला में कितने संथाल होंगे? 35 से 40% वोट संथालों का है। संथालों का मैं समझता हूँ कोल्हान में सबसे ज़्यादा संथाल वोट इफेक्टिव घाटशिला में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जीतना होगा तो वहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार संथाल वोट का टर्नअप जरूरी है, और जिसकी क्षमता सिवाय मेरे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी और में नहीं है। आपको क्यों देगी? मान लीजिए कि संथाल आपको क्यों वोट दे? संथाल का तो मैक्सिमम लोग यही एक बना हुआ रहता है कि भाई वो तीर धनुष जहाँ है, गुरु जी की बातें जहाँ है, वहीं पर वो देते हैं, तो आपको क्यों देगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संथाल बहुत भावुक समाज से हैं, बहुत भावुक होते हैं। तीर धनुष उनके दिल में बैठा है, एकदम बैठा है, लेकिन कर्मों को भी देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। यही तीर धनुष था दुमका के लोकसभा चुनाव में। रघुवर जी ने मुझे लगाया वहाँ, और मैं वहाँ से पार्टी को जीत दिलाया। आपके सामने प्रमाण है। हमको 2014 में पार्टी ने घाटशिला में लगाया लक्ष्मण टुडू को जिताने के लिए। मेरा अनुभव, मेरी चीज़ें जितने मैंने गेन किया था जनता के साथ रह करके, उन चीज़ों को पूरे पार्टी को समर्पित किया और लक्ष्मण टुडू को मैंने जिताया। और वही दामपाड़ा ही, आप वोटिंग काउंटिंग देख लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि उस क्षेत्र में कौन सक्रिय था, किसके जिम्मे था और कैसे। अर्जुन मुंडा जी का मेरा निर्देश था मुझे कि आपको ये सीट जिताना है, और मैंने पार्टी को जिता के दिया। जेएमएम छोड़ क्यों दिया आपने? ये लंबी कहानी है, और हमें लगता था कि जो कोल्हान में बड़े नेता थे वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं मेन स्ट्रीम में आऊँ, और हमें लगा कि हमको अब जनता की बातों को और मजबूती के साथ रखना है तो मेन स्ट्रीम में आना होगा। जनता मेरे लिए सर्वोपरि था, और मुझे लगा कि भाजपा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं जनता की बातों को रख सकता हूँ, और मैंने कुछ चीज़ें रघुवर जी के पास भी रखी थी और जो पूरा भी हुआ। तो कोल्हान के बड़े नेताओं में तो चंपई सोरेन जी ही थे, दीपक बिरवा ही थे, रामदास सोरेन ही थे, जोबा मांझी थी। कोल्हान के तो बड़े नेता यही लोग थे। जोबा मांझी जी पार्टी में हमारे नहीं थी। जोबा मांझी को तो लाने का श्रेय मेरा है। 2014 में मैंने ही उनको पार्टी में वापस लाने का न्योता दिया और पार्टी में लाया। उस 14 में मेरे शिफ्ट होने से पहले 1 महीना मैंने उनको पार्टी में शामिल, जोबा को शामिल कराया था, बहादुर उरांव को शामिल कराया था, दशरथ गागराई को मैंने शामिल करवाया था। और जब देखी कि मेरी बारी जब आई तब मैं खाली हाथ, तो हमें लगा कि अब छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग आ गए हैं जामू। ये तमाम नेता क्यों इस तरीके से कर रहे थे? इनको क्या लग रहा था? देखिए, राजनीति में हर कोई अपने अस्तित्व को बचा करके मजबूती के साथ रखना चाहता है, कोई उसमें सेंध ना मारे। हमें लगता है कि मैं कहीं सेंध मार रहा होगा। गुरुजी का आशीर्वाद से मैं पूरे झारखंड को जान गया था, चीज़ों को समझ गया था, पॉलिटिक्स को समझ गया था, बोलना सीख गया था। और एक आदिवासी संथाल समाज का होने के नाते, चूँकि संथालों के बारे में संथाली साहित्य हो, सिनेमा हो, कल्चर हो, उसकी पकड़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, आज भी है। तो लोगों को लगा कि शायद ये आ जाएगा तो ये हमारी बात साथ समाप्त करेगा। रमेश जी, घाटशिला चुनाव पर पूरा फोकस है आप। मुझे लगता है ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ने की जिद आप छोड़ दें। अब किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। नहीं, मैं जीत तो नहीं छोड़ूंगा। मैं अंतिम समय तक अपनी बातों को रखने के लिए लड़ता रहूँगा। टिकट मिले नहीं मिले, मैं अपनी बातों को, मेरा अधिकार बनता है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ,
और मैंने कईयों को जब लड़ाया है तो मुझे भी लड़ने का पूरा हक है। ये पार्टी राइट देती है, पार्टी अधिकार देती है, हर कार्यकर्ता को अधिकार देती है। तो बीजेपी भी कहाँ दे रही है आपको ये अधिकार? बीजेपी भी तो आपको टिकट नहीं दे रही है। आपने 2019 में भी प्रयास किया, लोकसभा के लिए आप प्रयासरत रहे, कहाँ टिकट मिला आपको? शायद सरकमस्टेंसेस वैसे नहीं बने होंगे, या वैसे माहौल नहीं बन पाया होगा, या पार्टी को विश्वास नहीं हो पाया होगा कि ये कुछ कर पाएगा। और मैं अपनी कर्मों से विश्वास जताता रहूँगा। घाटशिला में आप ऐसा क्या कर सकते हैं? पार्टी क्यों दे टिकट? पार्टी अभी के समय में पार्टी जीतना चाहती है। पार्टी जीतना चाहती है तो पार्टी को चेहरा भी लाना होगा जो घाटशिला के गढ़ को समाप्त कर सके। इसलिए कि अभी हाल में बाबा का देहांत हुआ, रामदास जी का देहांत हुआ, भावनात्मक लहरें आदिवासियों के बीच है, तो उनके बीच में कर्म योद्धा चाहिए ताकि उन भावना को तोड़ सके, जो बोल सके, जनता के बीच पार्टी के एजेंडे को पहुंचा सके। और सरकार में जो है वो आज आदिवासियों के लिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। ये तो भावनात्मक रूप से तो सोमेश के साथ लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। गुरु जी का देहांत होता है, रामदास जी का देहांत होता है, तो सोमेश के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। रमेश हांसदा जी में ऐसा क्या लगा हुआ है जी जो कि रमेश हांसदा से जुड़ जाए लोग? रमेश हांसदा जी वहाँ की मिट्टी के साथ जुड़ा है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मुझे बड़े नेताओं के अगेंस्ट में वोट दे करके जिला अध्यक्ष बनाया था और मैंने उनको निभाया था। मैं याद दिला दूं, गूढ़ा बांधा में पुलिस का अत्याचार हुआ, वो पत्थर वाला स्मगलिंग का मामला में सैकड़ों ग्रामीणों को पीटा गया था। और यही रमेश हांसदा, आज इतिहास में झांक के देखिएगा कि गूढ़ा बांधा थाना का कभी घेराव नहीं हुआ था, और यही रमेश हांसदा ने उस थाने का घेराव करके चेताया था प्रशासन को। उसके बाद गोली चली, एक इंस्पेक्टर मारा गया, उसके बाद वो थाना प्रभारी सस्पेंड हुआ था। तो मैं जनता के हित में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ये जनता जानती है। संताली भाषा ओलचिकी के लिए जो लड़ाई मैं लड़ा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे झारखंड में किसी ने नहीं लड़ा। संताली भावना के साथ संताली सिनेमा का मैं अध्यक्ष हूँ। कल्चर को उठाने का काम जो मैंने किया वो किसी ने नहीं किया। तो ये अच्छा, संथाली साहित्य मैंने फिल्म पर भी आपने पुस्तक मैंने लिखी है? संताली फिल्म पर पुस्तकें लिखी है, संताली लिटरेचर पे कॉलमिस्ट था मैं। संताली सिनेमा को आज जो दिखाई देता है यूट्यूब और ये में, वो मेरा देन है। आज सैकड़ों संताली सिनेमा सेंसर हुए हैं, वो मेरा देन है। मैंने कम से अपने आप में रामदास जी को हमने इन्वॉल्व करके सिनेमा बनाया, वो उसको प्रेजेंटर बना करके, मैं उस पर को प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहा। कई सिनेमा हमने बना करके संथाल समुदाय को मनोबल को उठाया है, और ये संथाल समुदाय जानती है। तो इसका संथाल समुदाय, संथाल लोग बोलते हैं, यार आप दूसरों के लिए वोट मांगते हो, कभी अपने लिए मांगा करो ना, हम लोग देंगे कि नहीं देंगे। तो जो मैं कर्म किया उसके बीच मुझे मांगने का भी हक है ना, तो मैं मांगूंगा। बीजेपी में आपको किसने लाया था? बीजेपी में तो मैं स्वयं आया था, स्वयं आया था? लाया नहीं गया, मैं स्वयं आया था। जब चारों तरफ हताश, निराश, जिसके लिए मैं 17 केस खाया, वैसे लोग जब मेरे से पीछे हट गए तो मुझे राजनीति करनी थी, जनता की सेवा करनी थी, कोई पार्टी तो मैं बड़े नेताओं से संपर्क किया, उन लोगों ने सम्मान दिया, नो डाउट, उसमें कहीं कोई बात नहीं। आज उसी सम्मान के बदौलत में आज बीजेपी में आज हूँ। पार्टी टिकट दे, इसके लिए कहाँ कहाँ फरियाद लगा चुके हैं? हमने पार्टी के राज्य स्तर के सभी नेताओं को हाथ जोड़ करके विनती किया कि मैंने सरायकेला में सैक्रिफाइस किया। पार्टी संगठन के कहने पर मैं सरायकेला की सीट को बना रहा था, और हम लोग बनाए। जेएमएम के खिलाफ, तीरधनुष के खिलाफ 22,000 वोट लाए। चंपाई जी हमारे खिलाफ में थे, तब 22,000 लाए। फिर चंपाई जी हमारे पास आए, हमारे पक्ष, हम लोगों ने स्वागत किया, हमने सीट छोड़ी। अंतिम समय तक हालांकि उस वक्त भी मैं लड़ता रहा, लेकिन लाने के बाद मैंने सीट छोड़ी, इनको सम्मान दिया। चुनाव लड़ाने में मैंने
40 से ज़्यादा गांव में सभाएं की है, रिकॉर्ड है। और हमने वही रिकॉर्ड, वही डाटा, फिर वही 22,000 से हम लीड किए। मैंने पार्टी संगठन ने अपने काम को पूरा किया, ससम्मान हम लोग जिताए। जबकि हमारा एक साथी गणेश माली पार्टी छोड़ तो दिया। आपने उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि सरायकेला नहीं दे रहे हैं तो घाटशिला दीजिए? वहाँ भी तो चंपई सोरेन अपने बेटे को ही दिला दिए। तो इसका अर्थ है कि बीजेपी में भी आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। अब भी तो पार्टी का बात है, उस पर मैं शायद इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए मैंने जो हालात से उस समय हमने, ठीक है पार्टी का निर्णय है कि उनको देना है, इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के आए हैं, उनको 3 सीट देना था लिए। लेकिन अब चूँकि वो उनको लड़ाए, अब मेरी भी इच्छा है, जब मैं घाटशिला में सरायकेला जब त्याग दिया हूँ तो घाटशिला में मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैंने आप एकदम ये हैं कि मुझे मौका मिले। मैं तो इस बार मैंने कहा है, भावनात्मक रूप से भी कहा है कि मुझे इस बार मिलना चाहिए। नहीं देगी पार्टी टिकट तब समय देखा जाए, कुछ चीज़ें पर्दे में रहने। नहीं, वो पर्दा क्या है? वो पर्दा जेएमएम की तरफ भी खुल सकता है क्या? नहीं, मैंने अनुशासन को कभी, मैं अनुशासन के दायरे में रह करके हर चीज़ों को किया हूँ, तो अनुशासन तो मेरे खून में है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हम लड़ना चाहते हैं, हमको टिकट नहीं मिला तो आखिर करेंगे क्या? रमेश हांसदा क्या करेंगे? रमेश हांसदा सिर्फ साहित्य लिखेंगे? रमेश हांसदा और क्या करेंगे? अब समय आने दीजिए, हमें लगता कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जेएमएम से नज़दीकियाँ बढ़ रही है। दूरियां ही कब थी? उस परिवार से तो गुरुजी बाप पिता तुल्य हैं, थे, हैं, रहेंगे। और आप गुरुजी के कार्यक्रम में भी बड़ी शिद्दत के साथ रहे, आप रामदास सोरेन के भी कार्यक्रम, जी के कार्यक्रम में बड़ी शिद्दत के साथ रहे। व्यक्तिगत चीज़ों को मैं राजनीति में कभी नहीं शरीक होने देता हूँ। व्यक्तिगत भावनाएं मेरी जैसे थी वो वैसे रही, अटल रही। हेमंत जी को किस रूप में ले रहे हैं? हेमंत जी अपने काम कर रहे हैं। दुर्गा जी रहते तो टिकट मिल जाता, हेमंत जी का क्या रहा? हेमंत जी आस्ते आस्ते परिपक्व होते गए हैं। देखिए, गुरु जी के पुत्र के नाते, पुराने मित्र के नाते हम लोग की आज भी वही भावनाएं हैं। लेकिन राजनीतिक मंच में आते हैं तो विचारों पर फिर बातें होती हैं। गुरु जी का मैंने अंत्येष्टि में हम लोग साथ रोए। सोमेश के सामने आप अगर पार्टी चुनाव में टिकट देती है तो लड़ने में कोई परेशानी नहीं ना? एक कैंडिडेट के तौर पे तो कोई भी लड़ ही सकता है। इस देश का पुराना इतिहास है, महाभारत अपनों के बीच में हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीति सिद्धांत की लड़ाई है, लड़ाई होगी। मेरा अंतिम सवाल यही रहेगा कि रमेश हांसदा को ऐसा नहीं लगता है कि चाहे जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, सभी में वो ठगे ही गए हैं? रमेश जी, आप रो रहे हैं, ये रोने की वजह? शायद दुर्गा भैया रहते तो आज मेरा दिन ये नहीं देखना पड़ता। आज उनका जाना मेरे लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ, या मेरा किस्मत। ये आँखों से आंसू क्या बता रही है? मैंने अपनी इस राजनीति के लिए कईयों को दुख पहुंचाया है। अपने घर को जो समय देना चाहिए, अपने बच्चों को, पत्नी को, भाई को, सब त्याग करके जनता के लिए लड़ा। लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, उन लोगों को भी दुख पहुंचाया। अब देखिए आगे। रमेश हांसदा जी काफ़ी भावुक हो गए, आंखों से निकले आंसू, और आंसू निकले भी क्यों ना। एक कार्यकर्ता जब अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है तो उसका मंजिल यही होता है कि आने वाले समय में हम विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा किसी जगह जरूर पहुँचे। लेकिन रमेश हांसदा के साथ ये चुनौती रहा कि वो लगातार प्रयास करते रहे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम दलों में वो गए, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें टिकट नहीं मिला। इस बार
पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित प्रदेश स्तर के नेताओं पर उनको भरोसा है, लेकिन क्या ये भरोसा उन्हें घाटशिला टिकट दिलाएगा उपचुनाव में या नहीं दिलाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है, ये अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे और इस जिद को अंतिम पायदान तक ले जाने के लिए ये इस बार भी प्रयास करेंगे, अगली बार भी करेंगे। और देखना है कि इस बार यदि पार्टी इनको टिकट देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं देती है तो इनका रुख क्या रहेगा, क्या ये सोमेश के साथ जाएंगे, क्या करेंगे, तमाम चीज़ों पर अब देखना होगा आने वाले समय में। आज तक के लिए इतना ही।